हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल 2023 में जो हिंदी पेपर 2 है, यदि आपने हिंदी में पेपर 2 का चयन किया है तो उसमें हम चैप्टर 3 को देखेंगे, जिसमें काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन दिया गया है। तो इसमें हम काव्य लक्षण तो पहले जो पार्ट 1 था उसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम काव्य हेतु पे चर्चा करेंगे जो कि पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हो। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस जो वीडियो है इसमें हम काव्य हेतु पे चर्चा करेंगे। काव्य जो हेतु है इनमें क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जिस प्रकार किसी वस्तु के निर्माण के लिए कोई भी वस्तु है जिसका यदि निर्माण करना हो तो कुछ आवश्यक साधन अति आवश्यक होते हैं, कुछ साधन होते हैं जो कि जरूरी होते हैं। जैसे एक घर का निर्माण करना है तो उसके लिए ईंट, छड़, बालू ये सब चीजें आवश्यक होती है ना। तो उसी तरह से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके अभाव में वो वस्तु है उसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो उसी प्रकार काव्य भी है या फिर जो साहित्य है उसका निर्माण के लिए भी कुछ आवश्यक साधक की आवश्यकता होती है, जो यदि उपस्थित ना हो तो उसके अभाव में जो काव्य है उसकी रचना नहीं की जा सकती है। तो उन्हीं जो चीजें होती हैं उनको काव्य हेतु कहते हैं, अर्थात काव्य का निर्माण करने का कारण कहते हैं। ये जो वस्तुएं नहीं रहेगी तो वो काव्य है, वो निर्माण उसका नहीं होगा। हेतु का अर्थ सीधा सा होता है कि हेतु का अर्थ होता है कारण, किसी चीज के होने का कारण, अर्थात काव्य हेतु का अर्थ है कि काव्य उत्पत्ति का कारण। ठीक है, कवि में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले जो कारण होते हैं, एक कवि है जो काव्य की रचना करता है तो उसमें जो सामर्थ्य होता है उसके जो उत्पन्न करने का जो कारण होता है वही काव्य हेतु कहलाता है। ठीक है, या काव्य का कारण बनता है, जो कि एक अनिवार्य कारण है जो कि कवि के काव्य रचना को सक्षम बनाता है। ठीक है, बिना ये काव्य हेतु के कवि जो है वो काव्य रचना नहीं कर सकता है। अब आता है कि भारतीय काव्य शास्त्रों में काव्य हेतुओं पे काफी चर्चा हुई है। जो आचार्य हैं, आप जानते होंगे कि कई सारे जो विद्वान हैं उन्हीं को आचार्य बोलते हैं। ठीक है, तो कई सारे जो विद्वान हैं, आचार्यों ने विचार विमर्श किया कि जो काव्य शास्त्र में विचार विमर्श किया, उसके बाद एक निर्णय निकाला कि जो कौन कौन सी चीजें हैं वो काव्य हेतु में आएंगी। तो आप देखोगे कि काव्य हेतु जो है, काव्य हेतु में 3 चीजें आती हैं या फिर कुछ जो विद्वान है वो 4 भी मानते हैं। लेकिन ये जो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास जो 3 चीजें हैं इसमें तो जो संदेह नहीं है, इसमें ज्यादा विवाद नहीं है। लेकिन विवाद यहाँ पे आता है कि इसमें कौन सा जो प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है, अभ्यास है, इनमें कौन प्राथमिक है, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें इस बात पे जो विवाद ज्यादा होता है। तो जो काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं में आचार्य ने कितने प्रकार के हेतुओं को स्वीकार किया है? तो 3 प्रकार के, जो प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है और अभ्यास है। प्रतिभा मतलब कि टैलेंट आप में होना चाहिए, व्युत्पत्ति का मतलब आप में ज्ञान होना चाहिए, इन जो नॉलेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए, हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो किसी कंट्री के बारे में हो, चाहे कोई विषय हो, चाहे वो लोक व्यवस्था हो, हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी होती है तो उसे सम्यक जो जानकारी होती है उसे व्युत्पत्ति कहा जाता है। उसके बाद जो प्रैक्टिस है तो वो प्रैक्टिस आती है, अभ्यास। ठीक है, तो ये जो 3 हेतु हैं इनको स्वीकार किया है हर आचार्यों ने। लगभग सभी जो आचार्य हैं जिनके हम मतों को धीरे धीरे करके इस वीडियो में देखेंगे, उन सभी ने स्वीकार किया है कि ये जो तीनों है ये काव्य हेतु के, काव्य जो रचना है उसके कारण है। लेकिन एक जो राजशेखर आते हैं उन्होंने एक समाधि को भी स्वीकार किया है, एक अलग समाधि, जिसका मतलब होता है कि मन की एकाग्रता। आगे हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो समाधि है उसको काव्य हेतु में किसने प्रेफर किया है, किसने इसको चुना है? तो वो राजशेखर ने इसका वर्णन किया है समाधि का। और समाधि का अर्थ क्या होता है? तो मन की एकाग्रता। उनका कहना है कि काव्य रचना के लिए जो जरूरी है वो मन एकाग्र जरूरी है, एकांत की आवश्यकता जरूरी है, ये राजशेखर कहते हैं। ठीक है, तो जो काव्य है, काव्य हेतुओं की महत्वता पर आचार्यों में काफ़ी मतभेद था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इन्हीं मतभेदों को हम अध्ययन करेंगे और इनके अध्ययन की सुगमता के लिए हमने जो काव्य है उनको 3 प्रकार से विभाजित कर दिया है। ठीक है, जिसमें पहला जो आता है वो प्रतिभावादी आचार्य हैं। ये वो आचार्य हैं जो प्रतिभा को मानते हैं कि ये प्रतिभा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काव्य रचना के लिए। दूसरा है जो साम्यवादी आचार्य हैं, समन्वयवादी आचार्य। समन्वयवादी आचार्य का कहना है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास जो तीनों हैं, प्रतिभा भी है, व्युत्पत्ति भी है और अभ्यास, ये तीनों हैं, तीनों को मिलाकर ही काव्य रचना की जा सकता है। मतलब एक दूसरे से ये तीनों अलग नहीं है, तीनों जब तक नहीं रहेंगे तब तक काव्य रचना नहीं होगी। और कुछ अन्य विद्वान हैं जिनके अन्य मत हैं। ठीक है,
उनका कह जैसे इनमें दंडी का आता है, हम बाद में इनको चर्चा करेंगे। दंडी का कहना है कि जो काव्य है उसकी रचना के लिए प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है, यदि कोई प्रतिभावान व्यक्ति भी नहीं है तो वो भी काव्य रचना कर सकता है, यदि वो अभ्यास और व्युत्पत्ति उसके पास मतलब उसके पास सम्यक ज्ञान हो तो भी वो जो काव्य है उसकी रचना कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि प्रतिभावादी जो आचार्य हैं उनमें कौन कौन से आते हैं और इनका क्या कहना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि इस वर्ग के आचार्य जो हैं वो कहते हैं कि केवल प्रतिभा ही काफ़ी है। यदि किसी व्यक्ति के पास प्रतिभा है तो वो जो काव्य है उसकी रचना कर सकता है। उन्होंने कहा कि शेष जो हेतु व्युत्पत्ति और अभ्यास हैं वो प्रतिभा को ही सहायक हैं, उसमें बस सहायता वो करते हैं। यदि वो व्यक्ति प्रतिभावान है तो वो काव्य की रचना कर सकता है, ऐसा प्रतिभावादी आचार्यों ने कहा, जिनमें राजशेखर, भागवत, हेमचंद्र और जगन्नाथ आते हैं। ठीक है, इसमें एक आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है बात कि पंडित जगन्नाथ जो है, आचार्य पंडित जगन्नाथ, इन्हें प्रतिभावादी आचार्य कहा जाता है। इन्हें प्रतिभावादी आचार्य कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रतिभा को काफ़ी महत्व दिया है। इन्होंने कहा है कि जो प्रतिभा है, प्रतिभा ही काव्य की रचना का मुख्य हेतु है। इसके जो अन्य दो हेतु यदि उपस्थित ना भी हो तो प्रतिभा यदि किसी व्यक्ति में हो तो वो इसे जो काव्य है उसकी रचना कर सकता है। नेक्स्ट जो होता है वो समन्वयवादी आचार्य आते हैं। इस वर्ग के जो आचार्य हैं वो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों जो है उनको सम्मिलित रूप से कहते हैं कि काव्य रचना के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इस वर्ग के जो आचार्य हैं उनका कहना है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों यदि एक साथ उपस्थित हों, कोई किसी व्यक्ति में तीनों चीजें जब तक उपस्थित नहीं होगी तब तक वह जो दोषहित काव्य है, जो त्रुटिहीन काव्य है, उसकी रचना वो नहीं कर सकता है। यदि किसी काव्य की जो किसी कवि है उसको काव्य की रचना करनी है, वो भी दोषहीन, दोष इसमें नहीं होना चाहिए, उत्कृष्ट कवि की काव्य की रचना करनी है तो उनको ये तीनों जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास उनमें उपस्थित होने चाहिए। नेक्स्ट है जो अन्य में आता है। अन्य में जो आचार्य इस वर्ग के आचार्य हैं वो प्रतिभा को मुख्य स्थान नहीं देते हैं। उनका कहना है कि प्रतिभा के अभाव में भी केवल व्युत्पत्ति और अभ्यास से ही काव्य की रचना की जाती है। इनमें दंडी आते हैं, बाकी आगे हम इनके मत की चर्चा विस्तार रूप से करेंगे कि दंडी का क्या कहना है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो तीन आचार्यों का भेद है, जिसमें प्रतिभावादी आचार्य हो गए, समन्वयवादी आचार्य हो गए और अन्य हो गए, जिन्होंने जो काव्य के जो हेतुओं हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इनको किस किस तरह से इंपॉर्टेंस दिया है, इनको हमने यहाँ पे देखा। अब जो काव्य रचना, जो काव्य हेतु हैं, इनमें विभिन्न आचार्य हैं, उनके क्या क्या विचार हैं, इन जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे भामा, दंडी, बामन, ये सारे जो दिए गए हैं, इन आचार्यों के जो विचार हैं, इन आचार्यों का जो मत है, उनको हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड में आपको बस यहाँ दिखाने का टेबल में प्रयास किया है कि ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ, जो कौन से आचार्य हैं वो कहाँ पे किसकी रचना, कौन सी रचना में उन्होंने इसका वर्णन किया है, काव्य हेतुओं का वर्णन कहाँ पे किया है, उसमें यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो भामा है, भामा की जो बुक है काव्य अलंकार, ये आपको याद रखनी है। भामा का कौन सा बुक है, तो काव्य अलंकार है। दंडी का कौन सा बुक है, तो वो काव्य दर्शन है। वामन जो आचार्य वामन है, उनका कौन सा बुक है, तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ये उसके बाद आता है रुद्रट, आचार्य रुद्रट का जो बुक है वो काव्य अलंकार है। यहाँ याद रखें कि काव्य अलंकार भामा का भी किताब है और जो रुद्रट है उनका भी काव्य अलंकार बुक है। उसके बाद आनंदवर्धन आता है। तो आनंदवर्धन की जो किताब का नाम है, जो उनकी कृति है, उसमें ध्वन्यालोक, जो उनकी कृति है उसका नाम है ध्वन्यालोक। उसके बाद राजशेखर आते हैं, राजशेखर की काव्य मीमांसा है। उसके बाद आचार्य पंडित जगन्नाथ आते हैं, उसके रस गंगाधर है। उसके बाद आचार्य मम्मट है, जिसका काव्य प्रकाश है। तो ये कुछ आचार्य हैं जिनके मतों की हम आगे चर्चा करेंगे। तो उन्होंने काव्य हेतुओं की रचना के लिए जो हेतुओं को बताया है वो कौन सी अपनी बुक में बताया है, उनको मैंने यहाँ पे एक स्लाइड में बता दिया, जिससे आपको इसे याद करने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ से सवाल आने की काफ़ी संभावनाएं होती हैं। तो चलिए एक एक कर अब आचार्यों के जो मत हैं उनको हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं आचार्य भामा की। आचार्य भामा का समय जो है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी के समय का है। 6ठी शताब्दी कहने का मतलब 500 से लेके 600, 599, 600 नहीं, 500 से लेके 599 ईस्वी तक का जो समय आता है वो कहलाता है क्या, तो वो कहलाता है 6ठी शताब्दी। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी में जो आचार्य भामा है, उन्होंने अपनी जो उनकी किताब है काव्य अलंकार, उसमें जो ये संस्कृत आचार्य हैं तो इनकी जो काव्य के हेतुओं पर जो चर्चा की है वो संस्कृत में की है। तो उन्होंने ये संस्कृत में एक श्लोक लिखा है कि गुरु उपदेश साधते शास्त्र जड़ दियो यमः
काव्य तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। अर्थात गुरु उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन कर सकता है, लेकिन काव्य तो कोई प्रतिभावान ही रच सकता है। मतलब इनका कहना है कि गुरु उपदेश मतलब टीचर के ज्ञान से, टीचर आपको सिखा दे, गुरु आपको सिखा दे, तो आप जो या ये आप मंदबुद्धि भी हो तो आप जो है वो सीख सकते हो, चीज़ों को आप सीख सकते हो और उनसे जो शास्त्र का ज्ञान आप अर्जित कर सकते हो। लेकिन जो कविता की रचना है, इनका कहना है कि जो कविता की रचना है वो प्रतिभावान व्यक्ति ही कर सकता है। जो प्रतिभा, जिस व्यक्ति में प्रतिभा हो वही कविता की रचना कर सकता है। अर्थात इन्होंने प्रतिभा के काफी महत्व दिया है। उपयुक्त कथनों से भामा का जो उपयुक्त कथन है उससे प्रतीत होता है कि प्रतिभा जो है उसको काव्य हेतु माना है, लेकिन व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी इसका सहायक ये मानते हैं। तो ये आचार्य भामा का विचार है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप जो इनके जो विचार हैं वो आपको याद रखने हैं। इनका विचार हमने यहाँ पे देखा। जो हमारे नेक्स्ट आचार्य आते हैं वो आचार्य दंडी, जो कि अन्य में आते हैं। इन्होंने जो मतलब कि जो इन्होंने प्रतिभा को तो महत्व दिया ही है, लेकिन कहा है कि प्रतिभा के अभाव में भी आप काव्य रचना कर सकते हैं। तो आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यदर्श में काव्य हेतु को इस प्रकार परिभाषित किया है कि नौसर्गिक च प्रतिभा श्रुत च बहु निर्मलम अमनाद सुरिच योग्य स्था कारण अन संपदः। अर्थात इन्होंने नैसर्गिक प्रतिभा मतलब जन्मजात जो प्रतिभा होती है किसी व्यक्ति में, निर्मल शास्त्र ज्ञान मतलब उसमें जो उसकी जो व्युत्पत्ति है उनमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, तथा निरंतर अभ्यास को काव्य हेतु का कारण माना है। इनका कहना है कि जो नैसर्गिक प्रतिभा है, जन्मजात प्रतिभा है, निर्मल शास्त्र ज्ञान मतलब उनमें व्युत्पत्ति होनी चाहिए, उनमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, लोक व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए और निरंतर अभ्यास है, इनको ही वो काव्य हेतु कहते हैं। परंतु दंडी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में जन्मजात प्रतिभा नहीं हो तो वो निरंतर अभ्यास से काव्य रचना, ठीक है, निरंतर अभ्यास और काव्य जो मतलब कि पुराने जो आचार्य हैं, पुराने जो कवि हैं, उनके जो काव्य हैं उनकी रचना करके, उनका निरंतर अभ्यास करके करेगा तो उन पे माँ सरस्वती, यहाँ पे सरस्वती गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं PDF में सही कर दूंगा। तो माँ सरस्वती जब आप ऐसी रचना करेंगे, निरंतर जब आप रचनाएं करेंगे, निरंतर जब आप अध्ययन करेंगे, निरंतर जब आप अभ्यास करेंगे तो आप पे माँ सरस्वती की कृपा होगी और आप काव्य रचना में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, दंडी कहते हैं कि केवल प्रतिभा ही काव्य का रचना का मुख्य कारण नहीं हो सकता है। काव्य रचना के लिए प्रतिभा के साथ साथ शास्त्र ज्ञान और अभ्यास जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो इनका कथन है, इनके अनुसार ये कहते हैं कि जो प्रतिभा है उसकी अनुपस्थिति में भी कोई व्यक्ति काव्य रच सकता है, यदि उनमें अध्ययन किया हो, उसने अध्ययन किया हो, निरंतर अध्ययन करे और निरंतर अभ्यास करे तो वो काव्य रचना कर सकता है। तो ये आचार्य दंडी के विचार हैं। नेक्स्ट जो है वो आचार्य वामन आते हैं। आचार्य वामन जिनका समय 8वीं शताब्दी का आता है, समय भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो आचार्य वामन की जो ग्रंथ है वो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आचार्य वामन का समय काल क्या था, तो 8वीं शताब्दी, और उनका ग्रंथ क्या था, तो वो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में प्रतिभा के जो है या फिर प्रतिभा जो है उसको काव्य कविता का मूल बीज माना है। मतलब कहा है कि प्रतिभा यदि किसी व्यक्ति में ना हो तो वह काव्य की रचना नहीं कर सकता है। मतलब ये प्रतिभा को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको बीज मानते हैं, को ओरिजिन मानते हैं। कवित्व बीज प्रतिभान कवित्वम बीजम, उनका संस्कृत में ये श्लोक है कि कवित्व बीज प्रतिभान कवित्वम बीजम। अर्थात जो कविता है, काव्य हेतु है, उसके लिए आपको जो प्रतिभा है वो होनी चाहिए। यदि आप में प्रतिभा नहीं है तो आप काव्य की रचना नहीं कर सकते हो। उन्होंने लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी को भी काव्य हेतु कहा है। एक जगह उन्होंने, जैसे संस्कृत का उनका श्लोक है, इससे यह विदित होता है कि लोको विधा कृपण्यस्य अत्यंगन, मतलब कि जो लोक विधा है, लोक का जो ज्ञान है, लोक मतलब संसार होता है, तो संसारिक जो ज्ञान है, शब्द शास्त्र का जो ज्ञान है, शब्दकोश का जो ज्ञान होना चाहिए, वो यदि हो तभी जो काव्य है उसकी रचना की जाएगी। उन्होंने एक जगह तो यह भी कह दिया है कि जो अवधान जो कि राज्यशेखर का मैंने आपको दिखाया था कि एकांक मन होना चाहिए, जो आपका जो चित्त है वो उसकी एकाग्रता होनी चाहिए, एकांत स्थान होने चाहिए, और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त कहने के बाद
कहने का मतलब है कि सूर्योदय से जो पहले का समय होता है, मतलब 3-4 बजे का जो समय होता है, उनको उन्होंने काव्य रचना के लिए उचित समय माना है। ठीक है, तो इन सभी को उन्होंने काव्य रचना के लिए महत्वपूर्ण माना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से जो आचार्य हैं उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त को काव्य रचना के हेतुओं में सम्मिलित किया है। तो आपके ऑप्शन दे दिया जाएगा, उनमें आचार्य वामन होगा, तो आप आचार्य वामन को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अर्थात वामन जो है वो प्रतिभा को महत्वपूर्ण काव्य हेतु मानते हैं और उसके साथ ही व्युत्पत्ति और अभ्यास पर भी वो विशेष बल देते हैं। तो ये आचार्य वामन के विचार थे। नेक्स्ट जो है वो आचार्य रुद्रट आते हैं। आचार्य रुद्रट का जो समय है वो 9वीं शताब्दी का है। आचार्य रुद्रट जो है वो काव्य हेतुओं में जो है वो प्रतिभा के साथ साथ, उनका कहना है कि प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी वो महत्व दिया करते हैं कि जो यदि कोई व्यक्ति है उसमें केवल प्रतिभा हो तो वो काव्य की रचना नहीं कर सकता है, उसमें व्युत्पत्ति और अभ्यास होना चाहिए, मतलब उनमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए और अभ्यास निरंतर वो अभ्यास करे तभी वो काव्य की रचना कर सकता है, दोष रहित काव्य की रचना कर सकता है। तो ये आचार्य रुद्र के विचार हैं। आचार्य रुद्र जो है वो प्रतिभा को 2 भागों में आगे चलकर विभाजित करते हैं। उनका कहना है कि जो प्रतिभा है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है सहजा प्रतिभा। सहजा प्रतिभा कहने के मतलब कि वैसी प्रतिभा जो व्यक्ति में जन्म से उपस्थित हो, वैसी प्रतिभा जो व्यक्ति में जन्म से उपस्थित हो, उसमें कुछ वो अर्जित करने की नहीं आवश्यकता होती है। आप अपने जो समाज है उसमें देखते होंगे कि कोई व्यक्ति जो शब्दों का चयन करने में, शब्दों को बोलने में, शब्दों को लिखने में, कविता की रचना करने में प्रतिभावान होता है, तो उसे ही सहजा प्रतिभा कहा गया है कि वो जन्मजात ही ऐसे हो। उसके बाद होता है उत्पाद्य प्रतिभा। उत्पाद्य मतलब प्रोडक्शन करके, मतलब कि वैसी प्रतिभा जो लोक शास्त्र और अभ्यास के अध्ययन से अर्जित किया जाए, उसे उत्पाद्य प्रतिभा कहते हैं। कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो पढ़ाई करके, निरंतर अध्ययन करके, निरंतर अभ्यास करके ये जो प्रतिभा है उसको अपने जो अंदर है वो समाहित कर लेते हैं, जिसके कारण से उन्हें कहा जाता है कि वो उत्पाद्य प्रतिभा है। तो आचार्य रुद्रट है, उन्होंने प्रतिभा को 2 भागों में डिवाइड किया है, एक सहजा प्रतिभा का है और एक उत्पाद्य प्रतिभा का है। अर्थात जो आचार्य रुद्रट है वो प्रतिभा को ही काव्य का मुख्य हेतु स्वीकार करते हैं और उसको शक्ति की संज्ञा भी देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जो ये प्रतिभा है वो शक्ति है, शक्ति को ही प्रतिभा की संज्ञा देते हैं। तो आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से आचार्य ने प्रतिभा को शक्ति के रूप में संज्ञित किया है, शक्ति के रूप में बताया है। तो आपके ऑप्शन दे दिया जाएंगे, उनमें आप रुद्रट को सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये आचार्य रुद्रट के विचार थे। नेक्स्ट आता है कि आचार्य आनंदवर्धन। आचार्य आनंदवर्धन जिसका समय कब है, तो इनका समय 9वीं शताब्दी है। यह कहते हैं कि प्रतिभा जो है वो कविता का मूल है। कविता का मूल जो है वो प्रतिभा है एवं व्युत्पत्ति को भी, वो व्युत्पत्ति के अभाव में भी काव्य रचना में दोष आ जाएंगे। उनका कहना है कि जो प्रतिभा है वो तो मूल है ही काव्य रचना के लिए, लेकिन यदि व्यक्ति में व्युत्पत्ति ना हो, व्युत्पत्ति का सीधा सा अर्थ है कि व्यक्ति में यदि ज्ञान ना हो, सम्यक ज्ञान ना हो, शब्दकोश का ज्ञान ना हो, लोक शास्त्र का ज्ञान ना हो, तो वो उनका जो काव्य होता है वो उसमें दोष आ जाते हैं। किंतु जब कवि प्रतिभावान होता है, जब कवि को प्रतिभा उसमें होती है, तो वो इन दोषों को कम कर देता है और उसका जो काव्य होता है, उसकी जो कविता होती है वो दोष रहित हो जाती है। तो ये इनसे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि उन्होंने प्रतिभा को ही जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। नेक्स्ट आता है पंडित जगन्नाथ, जो कि 16वीं शताब्दी के आचार्य हैं। तो पंडित जगन्नाथ ने अपना जो ग्रंथ है रस गंगाधर में उन्होंने जो काव्य हेतु है उसकी परिभाषा इस प्रकार दी है कि प्रतिभा वैव केवल कारणम, प्रतिभा वैव केवल कारणम, अर्थात जो प्रतिभा है वो काव्य हेतु का एकमात्र कारण है। इसी कारण से इन्हें प्रतिभावादी आचार्य कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो एक्सट्रीमिस्ट होकर, एक्सट्रीमिस्ट विचार अपने देकर जो प्रतिभा है उसको ही काव्य का एकमात्र कारण माना है। इन कारण ही इसे प्रतिभावादी आचार्य कहा जाता है। तो प्रतिभावादी आचार्य कौन है, तो वो पंडित जगन्नाथ है। इनकी बुक कौन सी है, तो रस गंगाधर है और ये प्रतिभा को जो काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वो आचार्य राजशेखर है, जो कि 9वीं शताब्दी से संबंधित है। आचार्य राजशेखर जो है उनकी जो बुक है वो काव्य मीमांसा है। उनकी जो बुक है वो काव्य मीमांसा है। उनमें काव्य हेतु को प्रभाषित किया है इस प्रकार की प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेष्ठ्यो इति, मतलब प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेष्ठ्यो इति, अर्थात जो प्रतिभा है उसकी व्युत्पत्ति और उसका जो समवेत ज्ञान होता है वो काव्य को श्रेयकर मतलब श्रेष्ठ बनाता है।
काव्य को वो श्रेष्ठ बनाता है। इन दोनों के योग्य से ही जो कवि कर्म है वो श्रेष्ठता उसमें श्रेष्ठता आती है। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति जो है, मतलब कि व्यक्ति में प्रतिभा होनी चाहिए, उसमें ज्ञान होना चाहिए। ये जब ज्ञान होता है, संवत ज्ञान उसमें होता है, उसमें जब लोक व्यवहार का ज्ञान होता है, शब्दकोश का ज्ञान होता है, तो वही जो है उसके काव्य को श्रेष्ठकर बनाता है, उसके काव्य को बेस्ट बनाता है। और इन दोनों का जो योग है, इससे जो कवि कर्म होता है, वो जो कवि व्यक्ति अपने कर्म को करता है, काव्य को लिखता है, वो श्रेष्ठ होती चली जाती है। राजशेखर जो है वो प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति के आधार पर कवि को दो प्रकार से बांटते हैं। उनका कहना है कि राजशेखर का कहना है कि कविता जो होता है, कवि जो होता है, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रतिभा और व्युत्पत्ति के आधार पे। तो जो भी प्रतिभा संपन्न काव्य होता है, एक तो होता है कि प्रतिभा संपन्न कवि हो, उसमें प्रतिभा हो, और एक व्युत्पत्ति युक्त कवि हो, मतलब एक जो हो वो प्रतिभावान कवि हो और एक जो हो वो शास्त्रों का ज्ञान से अपने आप में प्रतिभा को अर्जित कर लिया हो। शास्त्रों का ज्ञान से, निरंतर अभ्यास से उन्होंने जो प्रतिभा है उसको अपने में अर्जित कर कर काव्य रचना उन्होंने करनी स्टार्ट की है, तो वो व्युत्पत्ति युक्त कवि होते हैं। उन्होंने प्रतिभा को भी दो भागों में विभाजित किया है। पहले तो इन्होंने प्रतिभा के अनुरूप ही कवियों को विभाजित किया कि कवि दो प्रकार के होते हैं, एक प्रतिभावान कवि, एक उत्पत्तिवान कवि, ठीक है। लेकिन आगे चलकर इन्होंने प्रतिभा को भी दो भागों में विभाजित कर दिया। एक कहा कि कार्यइत्री कवि है और दूसरा कहा कि भावइत्री कवि है। कार्यइत्री कवि का मतलब कि उनमें जन्मजात प्रतिभा हो, और भावइत्री कवि के मतलब कि सहृदय का कहने का मतलब जो पाठक होता है, जो पढ़ता है, एवं आलोचक का उपकार करने वाला जो कवि होता है, वो प्रतिभावान जो कवि के अंतर्गत आता है। भावइत्री कवि वो ऐसा कवि हो जो लोक व्यवस्था, लोक आचार हो, उसका उपकार करे, उसका भला करे, ऐसी भी प्रतिभा होती है। तो ये आचार्य राजशेखर हैं, उनके विचार थे। आगे चलकर आचार्य मम्मट आते हैं, जो कि 13वीं शताब्दी से संबंधित है। आचार्य मम्मट कहते हैं कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र अत्यायते छननाते काव्य शिक्षा अभ्यास इति हेतुस्तुभवे। मतलब कि जो काव्य है उसमें तीन हेतु होने चाहिए। एक तो शक्ति, जिन्हें प्रतिभा कहा जाता है आचार्यों द्वारा, उनको इन्होंने शक्ति कहा है, ठीक है। एक लोक शास्त्र मतलब कि जो लोक शास्त्र मतलब कि जो ज्ञान है वो उसमें होना चाहिए, लोक शास्त्र की निपुणता उसमें होनी चाहिए, लोक शास्त्र में उसमें निपुणता होनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरा होता है वो अभ्यास उसके पास होना चाहिए। तो इन्होंने काव्य हेतु आचार्य मम्मट ने इन तीनों को माना है। एक तो शक्ति को कहा है, शक्ति मतलब प्रतिभा, दूसरा लोक शास्त्र और तीसरा अभ्यास। इन्होंने शक्ति को कवित्व का बीज कहा है कि शक्तियः कवित्व बीज विश्वरूपः या विना काव्य व प्रशोत्तः। तो ये जो आचार्य मम्मट के विचार हैं, उन्होंने जो उनमें प्रतिभा होनी चाहिए, उनमें जो व्युत्पत्ति है वो ज्ञान होना चाहिए, उनमें अभ्यास की जो है वो निरंतरता होनी चाहिए, और जो इसमें भी प्रतिभा है उसको उन्होंने बीज माना है। मतलब उन्होंने प्रतिभा का शब्द का तो प्रयोग नहीं किया है, एक शक्ति शब्द का प्रयोग किया है, उसको इसका बीज माना है। आपने पिछली स्लाइडों में भी देखा होगा कि एक और आचार्य हैं जिन्होंने शक्ति का प्रयोग किया है प्रतिभा के लिए। तो आप कमेंट में बताएंगे कि कौन से और आचार्य हैं जिन्होंने शक्ति का प्रयोग किया है प्रतिभा के लिए। तो जो उपयुक्त विवेचन है उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि काव्य हेतु में प्रतिभा मुख्य है, एवं व्युत्पत्ति एवं अभ्यास जो है वो उसके पूरक है, उसके पोषक है, उसके सहायक है। मतलब प्रतिभा तो व्यक्ति में होनी ही चाहिए, और प्रतिभा के साथ साथ उसमें जो अभ्यास है वो होना चाहिए, उसमें शास्त्रों का ज्ञान है वो होना चाहिए। तो जो कविता है, जो काव्य है, वो दोष रहित होता है। तो ये जो काव्य में जो आचार्य थे, जिनके विचार थे, भामा, दंडी, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, राजशेखर, पंडित जगन्नाथ, मम्मट, इन सभी के विचारों को हम देखें, इन्होंने काव्य हेतुओं पर अपने अपने विचार क्या कहें, और इनके बाद हमने निष्कर्ष निकाला कि जो काव्य हेतु है उसमें प्रतिभा मुख्य है और व्युत्पत्ति और अभ्यास जो है इनके पूरक हैं। आगे चलकर आता है कि प्रतिभा का क्या क्या स्वरूप हो सकता है। ठीक है, प्रतिभा के क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं। तो प्रतिभा के स्वरूप पे कई आचार्य जैसे अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन, भट्ट तौत, पंडित जगन्नाथ, महिम भट्ट, इन्होंने अपने विचार दिए हैं, जिनमें आप सबसे पहले हम देखते हैं कि आचार्य अभिनव गुप्त का क्या कहना है। तो आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं कि प्रतिभा का निरूपण करते हुए कहा है कि अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमता,
मतलब कि जो काव्य रचना में जो अपूर्व वस्तु है, जो पहले कभी संसार में नहीं है, उसका निर्माण करने की क्षमता होती है, वो प्रतिभा के कारण ही आती है। ठीक है, तो अर्थात जो अपूर्व वस्तुएं हैं जो पृथ्वी पर उपस्थित नहीं हो, उनका निर्माण केवल आप प्रतिभा के माध्यम से ही कर सकते हो, प्रतिभा के माध्यम से ही वो सक्षम हो सकता है। तो ये आचार्य अभिनव गुप्त का कहना है प्रतिभा के स्वरूप में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन कहते हैं कि प्रतिभा वह शक्ति है जिसके द्वारा प्राचीन विषयों को भी नवीन रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जब शंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त लिखा है, चंद्रगुप्त उनकी बुक है, तो वो चंद्रगुप्त है, उसको आज के संदर्भ में, वर्तमान के संदर्भ में कैसे प्रस्तुत किया है, तो ये प्रतिभा ना हो यदि किसी व्यक्ति में, तो वो इस तरह से नहीं कर सकता है, ये आनंदवर्धन का कहना है। नेक्स्ट आता है भट्टतौत। भट्टतौत कहते हैं कि इन्होंने प्रतिभा के स्वरूप में स्पष्ट करते हुए कहा है कि इन्होंने कहा है कि नवनवो न में शालिनी प्रज्ञा, अर्थात कहा है कि नए नए अर्थों, नए नए शब्दों की जो स्वतः उत्पत्ति होती है, वो यदि किसी व्यक्ति में प्रतिभा ना हो तो वो नहीं होगी। यदि जो कोई व्यक्ति है जो उसमें प्रतिभा हो, उसमें बुद्धि हो, तो वो नए नए शब्दों का उत्पन्न करता है, नए नए विचारों को उत्पन्न करता है, नए नए जो अर्थ है उनको उत्पन्न करता है, जिससे कविता जो काव्य में सुंदरता बढ़ती है और जो काव्य है वो उत्कृष्ट होता चला जाता है। ये भट्टतौत का कहना है। नेक्स्ट महिम भट्ट आते हैं। महिम भट्ट ने कहा है कि प्रतिभा है वो शिव के तृतीय नेत्र से उपमित किया है प्रतिभा को, मतलब कहा है कि जो प्रतिभा है वो शिव के तृतीय नेत्र के समान है, जिसकी शक्ति से वह त्रिलोक में स्थित भावों का साक्षात्कार करता है। यदि किसी व्यक्ति में प्रतिभा हो तो जो त्रिलोक मतलब तीनों लोक में जो जितने भी चीजें उपस्थित हैं उनको साक्षात्कार करता है, उनको अपने आप में समाहित करता है और उनको काव्य में उपयोग करता है, जिससे वो काव्य है, उनके जो काव्य है वो श्रेष्ठ बनता है और दोष रहित बनता है। तो ये महिम भट्ट का कहना है। उसके बाद आचार्य पंडित जगन्नाथ आते हैं। इन्होंने कहा है कि काव्य है, काव्य रचना में अनुकूल शब्द तथा अर्थ को प्रस्तुत करने की क्षमता जो होती है वो प्रतिभा कहलाती है। मतलब कि जो कोई कवि है वो अनुकूल शब्द, अनुकूल अर्थ का यदि प्रयोग कर पाता है सक्षम रूप से, तो ये जो क्षमता कहलाती है, ये जो जिस क्षमता से ये अर्थों का, सही अर्थों का, सही शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं, यही प्रतिभा कहलाती है। आचार्य कुंतक कहते हैं कि प्रतिभा वह शक्ति है जो शब्द और अर्थ के अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है एवं प्रतिभा को अत्य का बीज माना है। मतलब प्रतिभा को अत्य लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रतिभा को काव्य का बीज माना है। ठीक है, प्रतिभा को काव्य का बीज वो स्वीकार करते हैं। और कई सारे आचार्य हैं जो प्रतिभा को काव्य का बीज स्वीकार करते हैं। मैंने पिछली स्लाइडों में आपको बताया है, तो यदि आपको याद हो तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। आगे चलकर आचार्य कुंतक जो है, आचार्य कुंतक को वक्रोक्तीय संप्रदाय, ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय है, उसके प्रवर्तक माना जाता है आचार्य कुंतक को। ये भी आप याद रखेंगे, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि जो विभिन्न आचार्य हैं उनके द्वारा जो प्रतिभा है उनको किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमने देखा कि जो प्रतिभा है उसको अलग अलग आचार्यों द्वारा अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन आचार्य हैं, उन्होंने प्रतिभा के बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले हम आचार्य राजशेखर से शुरुआत करते हैं। तो आचार्य राजशेखर ने मैंने पहले भी बता दिया है कि उन्होंने प्रतिभा को दो पार्टों में डिवाइड किया है, एक कार्य इत्री प्रतिभा और एक भाव इत्री प्रतिभा, जिसकी चर्चा हमने कर दी है पहले। कार्य इत्री मतलब कि जो कविता है वो उसमें जन्मजात से प्रतिभा हो, और भाव इत्री मतलब जो वो कविता जो लिखे प्रतिभा जो वैसी प्रतिभा होना चाहिए जो लोक कल्याण करे, वो भाव इत्री प्रतिभा है। ठीक है, तो जो आगे चलकर जो कार्य इत्री प्रतिभा है, कार्य इत्री प्रतिभा है, वो भी तीन टाइप की होती है। मतलब जो प्रतिभा है कार्य इत्री जन्मजात जो प्रतिभा है वो भी तीन प्रकार की होती है। एक सहजा प्रतिभा होती है, एक आहार्य प्रतिभा होती है और एक औपदेशिक प्रतिभा होती है। तो इन्होंने कार्य इत्री प्रतिभा को भी तीन पार्टों में बांट दिया, एक सहजा, एक आहार्य और एक औपदेशिक। तो सहजा जो प्रतिभा होती है इसमें जो पूर्व जन्म के व्यक्ति के संस्कार होते हैं, जो पूर्व जन्म में व्यक्ति अपने कर्मों को करता है उसके आधार पर ही व्यक्ति का जो जन्म होता है इस जन्म में, उसमें उसे ये प्रतिभा मिलती है। तो ये पूर्व जन्म में हो गया, मतलब सहजा प्रतिभा। उसके बाद आहार्य प्रतिभा होती है कि शास्त्र अध्ययन और काव्याभ्यास से जो प्रतिभा का विकास होता है वो आहार्य प्रतिभा होते हैं। मतलब कि शास्त्रों का अध्ययन करके, उनका निरंतर अभ्यास करके जो प्रतिभा व्यक्ति में आती है वो कैसी प्रतिभा होती है, तो वो आहार्य प्रतिभा आती है, मतलब उत्पन्न किया गया प्रतिभा। ठीक है, उसके बाद औपदेशिक प्रतिभा। औपदेशिक प्रतिभा का कहने का मतलब है कि तंत्र मंत्र देवता गुरु आदि का जो आशीर्वाद से आपको जो प्रतिभा प्राप्त हो वो औपदेशिक प्रतिभा कहलाती है। तो ये प्रतिभा के जो प्रकार है उसके विचार में राजशेखर के विचार थे।
आगे चलकर आचार्य हेमचंद्र हैं। आचार्य हेमचंद्र भी प्रतिभा को दो पार्टों में बांटते हैं, एक सहजा और एक औपौधिक। सहजा का मतलब है कि जो व्यक्ति में स्वयं आए, जो स्वयं स्फुरित हो, स्वयं अंदर से मतलब आए, वो वैसी प्रतिभा जो होती है वो सहजा प्रतिभा कहलाती है। और एक औपौधिकी प्रतिभा मतलब मंत्र, देवाराधना आदि से जो प्रतिभा प्राप्त होती है वो कहलाती है औपाधिक प्रतिभा। उसके बाद पंडित जगन्नाथ का आता है, यहाँ पे मैंने बोल्ड करना भूल गया। तो पंडित जगन्नाथ कहते हैं कि उन्होंने प्रतिभा में विविधता और अनेक-रूपता की बात कहते हैं। उनका कहना है कि हर जो कवि है उसमें जो प्रतिभा होती है वो हर चीज जो अनेक कवि होते हैं उनकी प्रतिभा अलग अलग होती है। सभी की प्रतिभा एक समान नहीं होती है। उनमें जो उद्भावनाएं होती हैं, उन पे जो कल्पना की शक्ति होती है, उनमें मन की जो अद्भुति होती है, मन की जो सूझबूझ होती है, जो ज्ञान होती है, वो हर कवि में पृथक पृथक होती है। इसी कारण से जो प्रतिभा है उसमें काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। तो ये जो कुछ आचार्य थे जिनके जो काव्य हेतु हैं उनमें उनके विचारों को हमने देख लिया। तो काव्य हेतु में हमने किसको देखा? तो सबसे पहले हमने काव्य हेतु में प्रतिभा को काफी विस्तार रूप से देख लिया, इनमें क्या क्या उनके विचार हैं। अब जो नेक्स्ट काव्य हेतु आता है वो कौन सी है? तो वो व्युत्पत्ति है। तो चलिए अब व्युत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं कि काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का कौन सा स्थान है। तो व्युत्पत्ति जो यदि इसका हम संधि विच्छेद करें तो वी प्लस उत्पत्ति, वी जोड़ उत्पत्ति, इसका संधि विच्छेद होगा वी जोड़ उत्पत्ति। अर्थात जो लोक है, लोक मतलब संसार होता है, तो लोक में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, संसार में जो कुछ भी है उसका जो विशेष ज्ञान जो होता है वही होना उत्पत्ति व्युत्पत्ति कहलाता है। मतलब जो कवि है उसमें ये जो व्युत्पत्ति मतलब लोक ज्ञान होना चाहिए, लोक शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, जो विषय है उनका ज्ञान होना चाहिए, देश का ज्ञान होना चाहिए, सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो वही जो विशेष ज्ञान होता है वो व्युत्पत्ति कहलाता है। तो आपको व्युत्पत्ति अब समझ में आ गया होगा। अब व्युत्पत्ति के संदर्भ में कई सारे आचार्य हैं, उनके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। तो चलिए उनके जो विचार हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आचार्य रुद्रट आता है। आचार्य रुद्रट कहते हैं कि छंद, व्याकरण, कला, पद और पदार्थ का उचित अनुचित जो सम्यक ज्ञान है वही व्युत्पत्ति कहलाता है। इनका कहना है कि किसी कवि में छंद का ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो, उसकी कला हो, उसमें पदों का यूज करने का ज्ञान हो, उसके जो पदार्थ का उचित अनुचित का जो ज्ञान हो, कौन सही है क्या गलत है, ये सब जो सम्यक इसका ज्ञान होता है उसे ही उन्होंने व्युत्पत्ति कहा है। तो ये आचार्य रुद्रट के विचार हैं। व्युत्पत्ति के अंतर्गत उन्होंने लोक व्यवहार और प्राकृतिक आदि को भी विभिन्न विषयों जैसे कि प्राकृतिक से संबंधित विषय जैसे लोक शास्त्र का ज्ञान हो, उनको विषयों का ज्ञान होना चाहिए, ऋतुओं का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आप देखे होंगे कि कविता में किस तरह से जो प्राकृतिक ऋतुएं हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे वसंत की हवा आपने कविता पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि ऋतुओं का ज्ञान कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद उसमें देशों का ज्ञान होना चाहिए, सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को समाहित करके जो होता है उसे व्युत्पत्ति कहा जाता है। इसी कारण से जो व्युत्पत्ति है उसको एक विशेष रूप से संज्ञा दी जाती है कि बहुज्ञता मतलब कि अनेक विषयों की उसमें जानकारी होनी चाहिए, तो वो व्युत्पत्ति कहलाता है। आगे चलकर आचार्य मम्मट का जो व्युत्पत्ति के संदर्भ में विचार है, उनका कहना है कि व्युत्पत्ति मतलब निपुणता। जो व्युत्पत्ति मतलब निपुणता, जो कवि है उसमें जो निपुणता यदि हो, हर चीज़ों में वो ज्ञान हो, बहुज्ञता उसमें हो, तो वो आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो व्युत्पत्ति है वो निपुणता है। आगे चलकर आचार्य शेखर कहते हैं कि उचितानुचित विवेकय व्युत्पत्तियः, उचिता अनुचिता विवेकय व्युत्पत्तियः मतलब अर्थात जो उचित अनुचित का ज्ञान यदि किसी व्यक्ति में हो, किसी कवि में यदि उचित अनुचित का ज्ञान हो तो वही व्युत्पत्ति कहलाता है। आगे चलकर व्युत्पत्ति को दो भागों में विभाजित किया जाता है कि शास्त्रीय व्युत्पत्ति या फिर व्युत्पत्ति की। ठीक है, तो शास्त्रीय व्युत्पत्ति होता है कि जो शास्त्र अध्ययन से व्युत्पत्ति हो उसे शास्त्रीय व्युत्पत्ति कहा जाता है। और व्युत्पत्ति जो होता है वो लोक संसार के जो अनुभव और निरीक्षण से जो प्राप्त हो उसे लोक व्युत्पत्ति कहते। तो आपने यहाँ पे व्युत्पत्ति के दो प्रकार देखे, एक शास्त्रीय व्युत्पत्ति और एक व्युत्पत्ति नॉर्मल। ठीक है, तो जो शास्त्रों के चिंतन, शास्त्रों के मनन और चिंतन और लोक के निरीक्षण तथा काव्य परंपरा का गंभीर अध्ययन करने से कवि में निपुणता आती है। जब कवि शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसका मनन करता है, उनका चिंतन करता है, तो उससे उसका लोक निरीक्षण करता है तथा काव्य परंपरा का गंभीर जब अध्ययन करे कवि तो उसका जो कवि है उसमें निपुणता आती है, उसमें श्रेष्ठता आती चली जाती है और उसका जो ज्ञान है वो भी विस्तृत होता चला जाता है, जिसके माध्यम से वह जीवन और समाज के निकटता लाने का समर्थ होता है। उसका जो कविता होता है उसे जीवन के निकट लाने का प्रयास करता है, उसमें जो समाज के निकट लाने का प्रयास किया जाता है, उसमें समाज के
उसके जो सॉल्यूशंस है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस को देने का जो समर्थ है वो कमी में आ जाता है। तो ये व्युत्पत्ति के कारण ही उत्पन्न होती है। व्युत्पत्ति का जो क्षेत्र है वो असीमित होता है, क्योंकि लोक और शास्त्र की कोई सीमाएं नहीं होती है, मतलब संसार की कोई सीमा नहीं होती है, शास्त्र की कोई सीमाएं नहीं होती है। इसी कारण जो व्युत्पत्ति है उसकी कोई सीमाएं नहीं होती है। ठीक है, तो अधिकाधिक ज्ञान होने से काव्य जो है वो दोष में कमी आती है। मतलब कि जो यदि आप में जो ज्ञान हो, आप में जो चीज़ों का ज्ञान हो, वस्तुओं का ज्ञान यदि आप में उचित हो, तो आपका जो काव्य है, आपकी जो कविता है वो दोष रहित होती चली जाती है। तो ये जो कुछ आचार्य थे जिनका व्युत्पत्ति के बारे में विचार हमने यहाँ पे देख लिया। अब जो लास्ट है वो अभ्यास है। काव्य जो काव्य हेतु है उनमें 3 चीजें हैं, वो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो अब जो लास्ट है वो अभ्यास है। चलिए इनको अभी हम देख लेते हैं। अभ्यास का सभी आचार्य जो है वो अभ्यास को प्रतिभा का पोषक मानते हैं। कहते हैं कि जो यदि किसी व्यक्ति में प्रतिभा है तो उसमें अभ्यास भी होना चाहिए। यदि वो किसी व्यक्ति में प्रतिभा होते हुए यदि वो उसका अभ्यास नहीं करता है, उसका निरंतर अभ्यास नहीं करता है, तो वो प्रतिभा भी उसकी समाप्त होती चली जाती है। ऐसा भी आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति काफ़ी पढ़ने में तेज हो लेकिन वह निरंतर पढ़ता नहीं है, तो वो चीज़ें को भूल जाता है। तो ये अभ्यास है वो काफ़ी आवश्यक है। तो आचार्य राजशेखर करते हैं कि अभ्यास के संदर्भ में कि निरंतर प्रयास करना ही अभ्यास है। सिंपल सा है कि निरंतर जब प्रयास करोगे तो उसे ही अभ्यास कहा जाता है। तो यह आपसे पूछा जाएगा। आचार्य दंडी का कहना है कि अभ्यास पूर्वक वाणी, मतलब कि यदि कोई अभ्यास करे, वाणी मतलब यहाँ पे माँ सरस्वती से चर्चा की गई है कि अभ्यास पूर्वक वाणी की उपासना, मतलब अभ्यास करके आप यदि सरस्वती, माँ सरस्वती की उपासना करेंगे, सरस्वती यहाँ पे फिर से गलती लिखा हुआ है कि उपासना यदि करते हैं तो वो अवश्य ही प्रसन्न होगी और आपको जो अनुग्रह है उसको स्वीकार करेगी, और आप में जो प्रतिभा नहीं है वो आपके जो अभ्यास से आपकी जो प्रतिभा है उसको मतलब बल देगी, उसको प्रतिभा को उत्पन्न करने के लिए बल देगी। तो ये कहना है इनका। उसके बाद आचार्य हेमचंद्र है। आचार्य हेमचंद्र कहते हैं कि अभ्यास से प्रतिभा संस्कारित होकर कामधेनु हो जाती है। आचार्य हेमचंद्र कहते हैं कि अभ्यास यदि आता है, अभ्यास यदि कोई कवि करता है तो उससे जो उसकी प्रतिभा है वो संस्कारित होती है और वो कामधेनु होते हैं। कामधेनु कहने का मतलब कि जो भी कोई काम हो आपका तो वो कर दे, वो ऐसी प्रतिभा आप में आ जाए कि जैसे शब्दों का आपको सृजन करना हो वैसे शब्दों को आप सृजित कर दें। तो ये कामधेनु कहलाता है, मतलब अपने काम के अनुसार जो चीज़ें हैं उसको उत्पन्न कर लेना। ठीक है, आगे चलकर आचार्य वामन के विचार हैं कि अभ्यास के द्वारा ही कवि कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। यह तो निश्चित है कि श्रेष्ठ कवियों मतलब साहित्यकारों से शिक्षा प्राप्त कर और उनके अनुभवों से अवगत होकर काव्य रचना का अभ्यास करने से काव्य में उत्कृष्टता तथा काव्य गणों में समृद्धि और दोष रहित हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो यदि आप जो श्रेष्ठ कवियों हैं, श्रेष्ठ जो साहित्यकार हैं, उनको शिक्षित, उनके जो कविताएं हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका आप निरंतर अध्ययन करते हैं, उनको जो अनुभव उनके हैं उनको अपने आप में आप समाहित करते हैं और उनका निरंतर अभ्यास करते हैं, तो जो आपका काव्य है उसमें उत्कृष्टता आएगी। जो आपका काव्य है वो धीरे धीरे उत्कृष्ट होता चला जाएगा और आप में जो दोष हैं, जो दोष काव्य में आते हैं, वो दोष जो है वो खत्म होते चले जाएंगे और काव्य आपका उत्कृष्ट होता चला जाएगा, आपका काव्य दोष रहित होता चला जाएगा। ये अभ्यास के बारे में आचार्य वामन का कहना है। यह माना जाता है कि अभ्यास के अभाव में प्रतिभा भी कुंठित होने लगती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी अभ्यास ना करे तो उसकी भी जो प्रतिभा होती है, उसके भी जो ज्ञान होता है वो खत्म हो जाता है। अभ्यास से काव्य पूरा निखरता है। यदि आप निरंतर अभ्यास करें, मैथ जो है आप मैथ सिलेबस में देखते होंगे, मैथ सब्जेक्ट में आप यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अभ्यास नहीं करोगे तो आप चीज़ों को भूल जाते हो। तो निरंतर यदि आप अभ्यास करते हो तो आप में निखार आता चला जाता है और कवि की जो अभिव्यक्ति है वो इसमें निखरती है यदि वो अभ्यास करता है, और उसकी जो शक्ति है वो बढ़ती है। ठीक है, और वो प्रभावशाली जो कविता है उसकी रचना करने लगता है। तो ये अभ्यास के संदर्भ में कविता जो कवि थे, आचार्य थे, उनका विचार था। अंततः हम यह कह सकते हैं कि उपरोक्त जो आचार्य हैं उनके विचारों के अध्ययन के उपरांत निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास जो तीनों है वो काव्य हेतु में एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब एक दूसरे के बिना तीनों का जो अस्तित्व है वो संभव नहीं है। किसी एक के बिना काव्य सृजन कठिन है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है। कोई एक अपने आप में पर्याप्त नहीं है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही प्रमुख काव्य हेतु है, जिसमें प्रतिभा स्वर प्रमुख है, जिसमें व्युत्पत्ति और अभ्यास को निरंतर निखारा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति में प्रतिभा हो तो उसको निखारेंगे कैसे, उसको कैसे और एक्सपर्टीज उसमें लाएंगे, तो आप में उसमें व्युत्पत्ति हो, मतलब कि आप में ज्ञान होना चाहिए। आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपकी जो प्रतिभा है वो निखर जाएगी। तो वस्तुतः यह तीनों समन्वित रूप से जो काव्य हैं
काव्य हेतु हैं जिनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है, मतलब तीनों जो है वो सम्मिलित रूप से काव्य हेतु कहलाएंगे। कौन कौन से? तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और उसका जो अभ्यास है वो। जिस प्रकार पानी को बार बार छानने से उसमें जो उपस्थित गंदगियां होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, बर्तन को आप बार बार मांजोगे तो वो चमक उठता है, उसी प्रकार काव्य रचना में व्युत्पत्ति और अभ्यास और से प्रतिभा जो है वो निर्दोष बनाया जा सकता है। व्युत्पत्ति और अभ्यास यदि मतलब आपको पास शास्त्रों का ज्ञान हो, आप उनका निरंतर अभ्यास करें, निरंतर शास्त्रों को पढ़ते रहें, तो आपकी जो प्रतिभा है वो भी निखरती चले जाएगी और आपका जो काव्य है वो दोष रहित होता चला जाएगा और आपका जो काव्य है वो उत्कृष्ट हो जाएगा और आप एक उत्कृष्ट कवि कहलाएंगे। तो ये जो पूरा वीडियो था हमारा, जिसमें हमने विस्तार रूप से चर्चा की काव्य हेतुओं के बारे में कि कौन कौन से जो काव्य हेतु हैं वो यहाँ पे हैं। तो हमने इनमें काव्य हेतुओं में 3 प्रकार के हेतुओं को पढ़ा। काव्य हेतु में प्रतिभा, सबसे पहले हमने प्रतिभा को पढ़ा, उसके बाद उसके व्युत्पत्ति को पढ़ा, उसके बाद उसके अभ्यास पे पढ़ा, तीनों को हमने विचार किया। उसके बाद निष्कर्षतः हमने निकाला कि जो काव्य है उसमें कौन से इंपॉर्टेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो प्लेलिस्ट है कुछ प्लेलिस्टों को आप चेक कर लेंगे। ये JSSC CGL हिंदी पेपर 2 का है प्लेलिस्ट, जो कि आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हो। इसी में हम जो हिंदी है पेपर 2 को सारे वीडियोज़ को इसमें मैं एक आपको कर देता हूं, जिससे आपको जो ढूंढने में आसानी हो। और कुछ वीडियो हैं जो आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, 2 सेक्शन बने हुए हैं, झारखंड ऑल एग्जाम PYQ और झारखंड स्पेशल GK PYQ। यदि आप चाहेंगे तो इनको भी हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इनमें ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे थे, जिसके कारण मैं इन पे मेहनत अभी नहीं कर रहा हूँ। जो मेहनत मेरी ज़्यादा हो रही है वो किस पे हो रही है? तो वो काव्य हेतु मतलब हिंदी पेपर 2 पे हो रही है। तो काफ़ी मेहनत के बाद मैंने ये लेक्चर आपके पास मैं लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। अब आपको जो हमारा चैनल है उसका सब्सक्राइब करने का लिंक दिख रहा होगा, बटन दिख रहा होगा, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा, और 2 प्लेलिस्ट दिख रही होंगी। तो चलिए उन्हीं प्लेलिस्टों में आपसे मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।